हेलो, मैं भानुप्रिया। आज हम लोग दिसंबर 2005 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो पहले यूजीसी नेट द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम कराया जाता था। और इसमें हम लोग 2004 से लेकर के 2012 तक का पेपर डिस्कस करेंगे। और इसमें क्यों ये पेपर डिस्कस करेंगे? क्योंकि जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराता था और अभी एनटीए नेट का पैटर्न लगभग सेम है। बस डिफरेंस ये है कि एनटीए नेट में बहुत सारे टॉपिक्स, थिंकर या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, वह नए ऐड किए गए हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि नए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। अब प्लस दूसरा बेनिफिट ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे आप लोग पढ़े रहेंगे तो आइडिया रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था प्रीवियस ईयर से, तो ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस को मैं हिंदी में डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे इंग्लिश में भी करें तो उसको भी डिस्कस कर देंगे। अदरवाइज़ आप लोग इंग्लिश पेपर सामने रख कर के भी आंसर मिला सकते हैं अगर आपके पास पेपर है। और आपको ये भी बताते चलें कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें, ताकि देखें कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौटिल्य के सिद्धांत में राज्य के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 11, 7, 10, 5। तो सही आंसर है 7। नेक्स्ट है, लॉक के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा अधिकार बाकी दो अधिकारों को समाहित किए हुए है? संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो सही आंसर है आपका जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, सावयी बुद्धिजीवी की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं आपके रॉल्स, नोजिक, ग्राम्सी, हैबरमास। तो सही आंसर है आपका ग्राम्सी। आपको बता दें कि बहुत इंटरनेट पे इसका आंसर अरविंदो दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि क्वेश्चंस को क्या किया है कि इसका क्वेश्चन ये दे दिया है, ऑप्शंस ये दे दिए हैं, जिसमें आंसर अरविंदो दे दिया है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सावयी बुद्धिजीवी की अवधारणा ग्राम्सी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस हैं आपके गांधी, सावरकर, अरविंदो, एम.एन. रॉय। सही आंसर है अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा उसका कारण आर है। कथन ए, व्यवहारवाद मूल्य रहित है, कारण आर, व्यवहारवाद अंतर प्रेरणीय है। तो उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सही है? ऑप्शंस हैं आपके ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। सी जो है ए सही है पर आर गलत है। डी जो है ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। और हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पहले पढ़ेंगे कि व्यवहारवाद मूल्य रहित है, क्योंकि व्यवहारवाद अंतर प्रेरणीय है, इसीलिए फिर उसके बाद लगाएंगे इसीलिए व्यवहारवाद मूल्य रहित है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई मेल नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि व्यवहारवाद अंतर प्रेरणीय इसलिए है कि व्यवहारवाद मूल्य रहित है। तो यह गलत है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरा उसका कारण आर है। कथन ए है, समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है, और कारण है पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कूट सही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहला है दास कैपिटल, दूसरा द लॉज, तीसरा अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, चौथा है न्यू ह्यूमनिज्म अ न्यू और मैनिफेस्टो। तो इसको देखेंगे कि कैसे इसका कालक्रम, अगर मान लीजिए हमें सन नहीं पता है तो अगर राइटर पता है तो दास कैपिटल का जो है वो मार्क्स है। ओके, द लॉज प्लेटो ने लिखा है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वह रूसो का है, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो जो है एमएन रॉय का है, एमएन रॉय का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है प्लेटो, तो पहला आपका हो जाएगा कि दूसरे पे कौन सा है। अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है तो ए में पहले दूसरा आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सीधे आंसर जो है ए होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको सन नहीं भी याद है तो ये देख सकते हैं कि कौन सा राइटर पहले अपना विचार, जैसे प्लेटो प्राचीन कालीन विचारक है, फिर उसके बाद जो है रूसो आया, फिर मार्क्स आया, फिर एमएन रॉय है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित घटनाओं और धारणाओं को उनके प्रकट होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। पहला है रक्तहीन क्रांति, दूसरा सर्वहारा क्रांति, तीसरा संपूर्ण क्रांति, चौथा जो व्यवहारवादी क्रांति। तो अगर देखा जाए तो सबसे संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण का है, तो सबसे लास्ट में तो यही आ जाएगा। अगर इसका सन भी नहीं पता है या ये भी नहीं पता है कि मतलब कि जयप्रकाश नारायण का है, ये पता है तो उन्होंने 1975 के आसपास संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इस तरह से अगर देखें तो ऑप्शंस थर्ड, देखिए सबसे लास्ट में ऑप्शन थर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सीधे आंसर डी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आने का क्रम क्या है। तो रक्तहीन क्रांति सबसे पहले आया लगभग 1600 के आसपास में। फिर उसके बाद जो है सर्वहारा क्रांति आई 1917 में। फिर व्यवहारवादी क्रांति 1945 के आसपास आया। फिर उसके बाद जो है संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, जो 1975 में। तो इस तरह आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 9, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। सूची 1 में विचारक दिया गया है, सूची 2 में जो है विचार दिए गए हैं। तो रॉल्स, लॉक, ग्राम्सी, बोंदा, इधर जो है विचार क्या है, प्रभुत्व, वितरणात्मक न्याय, संप्रभुता, नागरिक जन समाज, शक्ति पृथक्करण। तो चलिए मिला कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रॉल्स ने क्या दिया है, वितरणात्मक न्याय। लॉक ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। फिर ग्राम्सी ने प्रभुत्व का यानी हेजिमनी का विचार दिया है। अब बोंदा ने जो है संप्रभुता का विचार दिया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस कौन सा होगा। अगर हम देखें तो ए का जो है दूसरा होगा, तो ए का अगर दूसरा है तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट, यानी अब बी और डी में से एक होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लॉक ने क्या दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब विचार दिया है। तो यहाँ पे लॉक का जो क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखते हैं, ग्राम्सी ने प्रभुत्व का सिद्धांत दिया। तो यहाँ ऑप्शंस गलत दे दिया है एक्चुअली, तो आप इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है 4 की जगह पे 1 होना चाहिए था, ठीक है।
और नेक्स्ट है बोंदा ने संप्रभुता। इस तरह से आपका आंसर जो है बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले जो है गांधी, अरविंदो, प्लेटो, हीगल। इधर पुस्तक दिया है तो मिला लेते हैं कि गांधी की कौन सी पुस्तक है, देखते हैं। तो गांधी ने क्या लिखा है, द गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये जो है गांधी की पुस्तक है। फिर है अरविंदो का क्या है, द ह्यूमन साइकिल जो है वो अरविंदो का है। प्लेटो का द स्टेटमैन है। और हीगल जो है, हीगल का फिलॉसफी ऑफ राइट जो है हीगल का हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस को मिलाते हैं। तो ए का जो है क्या होगा, तीसरा। अगर ए का तीसरा माने तो हमारा पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है, तो इसमें ए का तीसरा हो गया और बी का द ह्यूमन साइकिल पांचवा हो गया। अब यहाँ देख लेते प्लेटो का है द स्टेटमेंट, तो यानी और फिर है हीगल का फिलॉसफी ऑफ राइट पहला। तो इस तरह आंसर जो है डी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह किसका है, ये नेहरू ने लिखा है ये पुस्तक। नेक्स्ट है निम्न में से सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रेरणता किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं आपके आमंड, फाइनर, अरस्तु या लुसियन पाई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु को जो है तुलनात्मक अध्ययन का प्रेरणता, सरकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रेरणता भी माना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि मतलब कि तुलनात्मक अध्ययन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका भी आंसर जो है आपका हो जाएगा कि अरस्तु हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, तुलनात्मक राजनीति एक स्वायत्त विषय के रूप में कब उत्पन्न हुई। ऑप्शंस हैं आपके 20वीं सदी के तीसरे दशक में, 20वीं सदी के 5वें दशक में, 20वीं सदी के 6ठे दशक में, 20वीं सदी के 7वें दशक में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 20वीं सदी के 6ठे दशक में। नेक्स्ट है निम्न में से संघीय सरकार की मूल विशेषता कौन सी है। ऑप्शंस हैं आपके शक्ति पृथक्करण, कैबिनेट की तानाशाही, सामूहिक उत्तरदायित्व, केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो सही आंसर आपका होगा केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है संघीय सरकार की मूल विशेषता है। और जो बाकी जो दिया है यह जो है इसमें से सामूहिक उत्तरदायी संसदात्मक सरकार की विशेषता है, सिर्फ सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, बाकी अलग अलग है कि। नेक्स्ट है राजनीतिक संचार से जुड़ी हुई अवधारणा कौन सी है। पहला है ऑप्शंस आपके विकास चाप, अतिभार, आगत कार्य, द्वार संरक्षक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अतिभार। संचार से जुड़ी हुई अवधारणा क्या है, अतिभार है। सत्ता की आवश्यकता आवश्यक विशेषता है। ऑप्शंस है आपके बल, वैधानिकता, प्रेरणता, प्रभाव। तो सही आंसर है वैधानिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ये 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए और दूसरा उसका कारण आर है। कथन ए अधिकतर विकासशील देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ, कारण आर है विकासशील देशों में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी है। उपरोक्त 2 कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सही है। तो ऑप्शन से आपके ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी जो है ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है ए हो जाएगा कि अधिकतर विकासशील देशों में प्रजातंत्र सफल नहीं हुआ क्योंकि विकासशील देशों में सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी है।
और इसीलिए जो सहभागी राजनीतिक संस्कृति की कमी की वजह से ही जो है अधिकतर विकासशील देशों में प्रजातंत्र असफल नहीं हुआ है। तो इस तरह ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और उसका कारण आर। कथन ए है अमेरिकन सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है। कारण आर है अमेरिकन सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन की शक्तियां समान हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सही है। ऑप्शन है आपके ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है। डी जो है ए गलत है पर आर सही है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ए सही है पर आर गलत है। अमेरिकन सीनेट जो है विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरा सदन है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। और अमेरिकन सीनेट और प्रतिनिधि सदन की शक्तियाँ समान नहीं हैं, तो यानी दोनों सदन की शक्तियाँ एक जैसी नहीं हैं या समान नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अपनी वहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान नहीं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित विचारों और अवधारणाओं को उनके प्रकट होने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। पहला है प्रतिसंभरण चाप, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है कानून की उचित प्रक्रिया, चौथा है प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है सही है। सबसे पहले जो है कानून की उचित प्रक्रिया लगभग 1789 के आसपास आया था। फिर उसके बाद दूसरा जो विधि का शासन 1867 के आसपास आया। फिर उसके बाद जो है प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद 1970 के आसपास आया। और सबसे लास्ट में जो है प्रतिसंभरण चाप की अवधारणा या विचार कह सकते हैं आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। और क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो विचार है या अवधारणा है वह किस देश से संबंधित है। जैसे कि विधि का शासन कहाँ से संबंधित है, कानून की उचित प्रक्रिया कहाँ से संबंधित है। तो ये दो आप कमेंट करके बताएं कि किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। पहला है आपका द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, दूसरा है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, तीसरा है द पॉलिटिकल प्रोसेस और चौथा है जो है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देख लेते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखा है। तो जो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज है ये आमंड की बुक है। और मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जो है ए आर बॉल की पुस्तक है। और दी पॉलिटिकल प्रोसेस ये मुझे अभी याद नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये पुस्तक किसने लिखा है। और एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है जो लुसियन पाई का है। तो सबसे पहले जो है इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा, डी होगा। सबसे पहले जो है द पॉलिटिक्स प्रोसेस बुक आया, फिर उसके बाद द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, फिर उसके बाद जो है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, फिर जो है द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, फिर लास्ट में जो आया एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो यानी आने का क्रम क्या है, पहले द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोसेस, फिर जो है द मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, थर्ड पे जो है द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, और लास्ट में जो आया एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दें। सूची 1 जो है राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सूची 2 में देश दिया गया है। तो देख लेते हैं। संघीय अध्यक्षीय गणतंत्र
दूसरा है संघीय संसदीय गणतंत्र, तीसरा है एकात्मक संसदीय गणतंत्र, चौथा है अध्यक्षीय व संसदीय गणतंत्र। इधर सूची, देश का सूची दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघीय, अध्यक्षीय और गणतंत्र किस देश में पाया जाता है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे क्या है कि संघीय व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन है, गणतंत्र भी है। नेक्स्ट है बी, संघीय, संसदीय और गणतंत्र, यह जो है भारत में पाया जाता है। भारत भी एक संघीय व्यवस्था है, संसदीय सरकार है, गणतंत्रात्मक देश है। नेक्स्ट है एकात्मक संसदीय और राजतंत्रीय, तो ये जो है इंग्लैंड हो जाएगा। और डी है अध्यक्षीय, संसदीय और गणतंत्र, तो ये जो है ये फ्रांस से संबंधित है। तो देखते हैं ए का जो है चौथा, तो अगर ए का आंसर जो चौथा है तो आपका डी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी अब ए और बी में से ही आपका आंसर है। तो ए का चौथा है, बी का पहला हो गया और सी का दूसरा हो गया, और डी जो दिया अध्यक्षीय और संसदीय गणतंत्र, तो ये जो है इसका आंसर जो है पांचवा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया है। ऑप्शंस हैं आपके मिनर्वा मिल्स केस, बॉम्बई, लाहौर, मद्रास। इसका आंसर जो है लाहौर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस आपके दिए हैं मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस। तो सही आंसर आपका केशवानंद भारती केस। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती केस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है। तो ऑप्शंस हैं आपके स्पीकर की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन, स्पीकर का चुनाव ना होने की स्थिति में स्पीकर का कार्यभार देखना, सी जो है सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित स्पीकर के चुने जाने तक उसका कार्यभार संभालना, डी जो है सदस्यों के चुनाव प्रमाण पत्रों को देखना कि वे सही हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका सी होगा कि सदस्यों को शपथ दिलाना व नियमित स्पीकर के चुने जाने तक उसका कार्यभार संभालना। तो अभी आप ये कमेंट करके बताइए कि अभी जब चुनाव हुआ है 2019 में, तो उस टाइम प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी संस्था की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। ऑप्शन है आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो सही आंसर है जो राज्यसभा। इसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है में आर्टिकल्स दिए गए हैं, सूची 2 में वो आर्टिकल किससे संबंधित है वो दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 39 जो है जीवन यापन के उपयुक्त साधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 जो है वह भारतीय संविधान में संशोधन की विधि से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है वह राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहले का आंसर जो है दूसरा है, यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14। तो आपका ऐसे ही डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, तो अब बचा ए और बी। तो 39 का जो है पहला जीवन यापन के उपयुक्त साधन से संबंधित है, और सी जो है 368 जो है उसका चौथा होगा भारतीय संविधान की संशोधन विधि। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में शपथ दिया गया है कि कौन किसकी शपथ लेता है। तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री। चलिए देख लेते हैं कौन किसकी शपथ लेता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान व कानून की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है,
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये जो हैं भारत के संविधान में विश्वास और आस्था की शपथ लेते हैं। और संसद सदस्य कर्तव्य व निष्ठा का पूर्वक पालन करने का सदस्य लेते हैं। और केंद्रीय मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से सही हैं। ए का जो है चौथा हो गया, इसमें दिया नहीं, एक्चुअली ये ऑप्शंस गलत दिए हैं, लेकिन जो ये मैच मैंने कराया है वो एकदम सही है, क्योंकि ए का जो है आपका चौथा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद बी का तीसरा होना चाहिए, यानी ऑप्शंस हमारे इस प्रकार होना चाहिए, जो है ए का चौथा, बी का तीसरा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के संविधान में विश्वास और आस्था की शपथ लेते हैं। सी का जो है वह दूसरा होगा, और डी जो है आपका हो जाएगा उसका पहला। तो ऑप्शन में ये होना चाहिए, हालांकि इसमें गलत ऑप्शंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 27। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ये है, दूसरा उसका कारण आर है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए जो है, कानून के शासन का भारतीय संविधान में की कई धाराओं में वर्णन किया गया है। और कारण जो है आर है, कानून का शासन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। क्या कह रहा है, मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा सी। सही आंसर क्या होगा आपका सी, जो है ए सही है, आर जो है गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन आर है, दूसरा उसका कारण एक कथन ए है, दूसरा उसका कारण आर है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए जो है, कथन ए जो है, निर्देशक सिद्धांत न्याय सीमा के अधीन नहीं है। आर जो है, न्यायिक उद्घोषणाओं ने इन्हें मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। और सी जो है, ए सही है, आर गलत है, डी ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी होगा। ए सही है, ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी यहाँ की बात हो रही है, डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हिंदी में बोलेंगे, वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे दिया निदेशक सिद्धांत न्याय सीमा के अधीन नहीं है, तो यह कथन एकदम सही है, क्योंकि न्यायिक उद्घोषणाओं ने इन्हें मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया है। तो ये भी सही है, इसीलिए जो है न्याय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्याय सीमा के अधीन नहीं है। तो दोनों सही है, और ए आर जो है ए की व्याख्या कर। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए कूट में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अवधारणाओं का सही क्रम बताइए। तो पहला आपका समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भ्रातृत्व व न्याय। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आपको पता है कि प्रस्तावना याद है आपको, तो सबसे पहले ही आपका आता है कि अगर हम भारत के लोग के बाद जो कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या है कि समस्त नागरिकों को जब बोलता है तो उसमें सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, यानी सबसे पहले क्या आता है, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें चौथा दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बाद क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सेकंड पे आ जाएगा स्वतंत्रता, तीसरे पे आएगा समानता, और चौथे पे भ्रातृत्व या बंधुत्व। तीसरे समानता कैसे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप पढ़े होंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब
में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता या कह सकते हैं भ्रातृत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह आपका, अगर आपको क्रम याद है, अगर प्रस्तावना याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपके सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पहले न्याय आता है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात होती है, फिर समानता की बात होती है, फिर बंधुत्व या भ्रातृत्व की बात होती है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपतियों का सही क्रम। तो इसमें देखिए आपको तो लिस्ट याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 5-6 जो राष्ट्रपति हैं और अभी जो वर्तमान है उसके जो 5-6 हैं, तो उतना तो आपको याद करना। हमने ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट राष्ट्रपति पे बनाया है जिसको आप देख सकते हैं जा कर के। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया है, पहला दिया है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा वीवी गिरी, तीसरा जाकिर हुसैन और चौथा संजीवा रेड्डी। इसमें थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा कहीं कहीं डिटेल में डिस्कस कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट ही करेगा। तो देखते हैं कि अगर सबसे पहले देखिए हमारे राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, उसके बाद जाकिर हुसैन। अगर आपको पता है कि जाकिर हुसैन सब तीसरे नंबर पे थे तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा, तीनों एलिमिनेट हो जाएगा और सीधे आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जाकिर हुसैन के बाद क्या बीबी गिरी आए थे, फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फिर संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी इनका नाम था। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सिद्धांत अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शंस हैं आपके पद, सोपान, गैंग प्लैंक, केंद्रीकरण, कार्य विभाजन। तो सही आंसर आपका है कार्य विभाजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, लोक सेवाओं में सुधार से संबंधित पेंडलेटन एक्ट 1883 किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके दिए हैं यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी। तो सही आंसर है आपका यूएसए। क्वेश्चन 33, मैक्स वेबर के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं पहले क्या दिया है। पद सोपानिक व्यवस्था, निर्वाचन पर आधारित पदाधिकारी, तीसरा जो उपलब्ध आधारित पदोन्नति मात्र, वस्तुपरक योग्यता आधारित। इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, पहला और चौथा, पद सोपानिक व्यवस्था और चौथा जो है वस्तुपरक योग्यता आधारित चयन। मैक्स वेबर ने विकसित नौकरशाही की यह 2 विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 34, उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि नौकरशाही वह घेरा है जिसमें कोई नहीं बच सकता है, इसका प्रयोग ज्ञान की सोपान है, सोपान ज्ञान की सोपान है, इसका सोपान ज्ञान की सोपान है। ऑप्शन है आपके फ्रेडरिक डब्ल्यू रिंग्स, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, मार्स्टीन मार्क्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है 35, उस अवधारणा को पहचानिए जिसका संबंध रिंग्स के साला प्रतिमान से नहीं है। क्या आप कह रहे हैं नहीं है पूछा है, तो पहला ऑप्शन है कि बाजार कैंटीन, दूसरा है बहुल आदर्शात्मक, तीसरा है समुदाय विशेष क्लेक और चौथा है औद्योगिक यानी शिल्प समाज। सही आंसर है बहुल आदर्शात्मक। क्वेश्चन 36 है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑप्शन है आपके सरकारी निगम, एक विभागीय प्रतिष्ठान, सी होल्डिंग्स कंपनी, डी जो है एक निजी सीमित स्वामित्व कंपनी। तो सही आंसर आपका है होल्डिंग्स कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करें।
सूची 1 में राइटर का नाम दिया है, सूची 2 में उनसे संबंधित बुक्स का नाम दिया है। तो देख लेते हैं। W.F. विलोवी, उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। L.D. वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। L. उर्विक का है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वाइट वॉल्डो का है आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शंस मिला लेते हैं। ए का अगर आपको पता है कि बिलोवी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, तो ए का जो हो जाएगा आपका दूसरा, तो सीधे आंसर आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। सूची 1 में जो है रिट दिया है, सूची 2 में उससे संबंधित किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं। रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित करना। परमादेश जो है वह कार्य विशेष के लिए आदेश। उत्प्रेषण जो है वह वैधानिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय को रद्द करना। और अधिकार परीक्षा जो है किस सत्ता के आदेश से। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। तो ए का आपका ऑप्शंस 4 होगा। तो अगर ऐसे देखें तो सारा एलिमिनेट हो जाएगा और सीधे आंसर बी सही हो जाएगा। और बी का जो है वो तीसरा हो गया, और सी का दूसरा, और डी का पहला। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नांकित समितियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। दिया गया GM वाजपेयी समिति, संथानम समिति, अशोक मेहता समिति और कोठारी समिति है। कोठारी नहीं है, कोठारी समिति है। तो सबसे पहले आ जाएगा GM वाजपेयी समिति, फिर आएगा आपका संथानम समिति जो 1962 में आया था। फिर अशोक मेहता समिति 1978, और कोठारी समिति ये जो है 1995 में आया था। तो इस तरह से आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए और तथा दूसरा उसका कारण आर है। सही उत्तर चुनिए। कथन ए जो है, लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हेतु भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, और संविधान ही वह मात्र सर्वश्रेष्ठ तकनीक है जिससे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखी जा सकती है। तो दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ए आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर जो हो ए हो जाएगा। तो ये कैसे ए हो जाएगा देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्षता हेतु भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि संविधान ही वह मात्र सर्वश्रेष्ठ तकनीक है जिससे लोक सेवा आयोग के सदस्यों की ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखी जा सकती है। इसीलिए लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्षता हेतु भारत के संविधान में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से आंसर जो है ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन था। रॉबर्ट कॉक्स, फ्रेड हैलिडे, जॉन मेयर सिमर, डेविड कैंपवेल। तो सही आंसर है जॉन मेयर सिमर। नेक्स्ट है 42, प्रपत्र त्रुटि संभावना की अवधारणा किससे जुड़ी है। ऑप्शन है आपके रासायनिक हथियार, आणविक हथियार, जैविक हथियार, पारंपरिक हथियार। तो सही आंसर है आणविक हथियार। नेक्स्ट है आपका 43, नव यथार्थवाद में राज्य के व्यवहार की प्राथमिक व्याख्या किसके अंतर्गत है। तो
ऑप्शंस हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, गैर राज्यकर्मी, नागरिक, जन समाज। तो सही आंसर आपका है गैर राज्यकर्मी। नेक्स्ट है एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शंस आपके हैं विली ब्रांड, दूसरा है बुतर घाली, तीसरा जो है वह है कोफी अन्नान और चौथा है कुर्ट ब्लाडहीम। तो आंसर आपका हो जाएगा बी बुतर घाली। नेक्स्ट है 45 इस्लामाबाद में वर्ष 2004 में आयोजित दक्षेस यानी सार्क सम्मेलन में निम्न की रचना करने पर सहमति हुई। ऑप्शंस हैं आपके दक्षिण एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, बी दक्षिण एशियाई संयुक्त राज्य, सी दक्षिण एशिया का आर्थिक संघ, डी जो है क्षेत्रीय व्यापार गुट। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा दक्षिण एशिया में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका 46 क्वेश्चन नंबर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। कथन ए जो है निशस्त्रीकरण प्रयास शस्त्र नियंत्रण तक सीमित हो जाते हैं और आर जो है शस्त्रों के बिना राष्ट्र कमजोर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है पर किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है 47 नेक्स्ट जो है 47 नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत प्रस्तावित किया था और कारण आर है आणविक युद्ध जीता नहीं जा सकता। तो इस ऑप्शंस हैं ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन डी है ए गलत है पर आर सही है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। तो देख लेते हैं ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया है, ये एकदम सही है। और ये क्वेश्चन जो है मिलान में भी पूछे जाते हैं कि दे दिया जाता है कि जैसे ख्रुश्चेव का किससे है या आइजनहावर, ये इन सब लोग का नाम दे देता है और मिलान करने की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो है क्योंकि आणविक युद्ध जीता नहीं जा सकता, तो यह भी स्टेटमेंट सही है पर इनके विचार से इनका आणविक युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन यह व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न क्षेत्रीय समूहों के उदय का सही क्रम बताइए। तो पहला आसियान, ओपेक, एपेक, सार्क। देख लेते हैं। आसियान जो है 1967 में आया अस्तित्व में। फिर ओपेक जो है वह 1960 में आया और अपेक जो है 1989 में और सार्क जो है 1985 में आया। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आया। 1960 आया, यानी ओपेक जो है सबसे पहले आया। तो यानी सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा? ओपेक। तो दूसरा देखते हैं किस में है। तो दूसरा इसमें सी में है सबसे पहले और किसी में नहीं दिया। तो ऐसे आंसर तो सी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आसियान 1967 में, फिर अपेक जो है सार्क जो है 1985 में और लास्ट में जो है अपेक जो आया 1989 में। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में प्रधानमंत्री दिया है और सूची 2 में दिया है कि वह किस उनका विचार या मतलब उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया, वो दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। बिपिन नरसिम्हा राव, इन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति पर ज़्यादा जोर दिया। फिर मोरारजी देसाई विशुद्ध गुटनिरपेक्षता से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण द्वितीय, राजीव गांधी जो है 6 राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण पहल। तो इस प्रकार से देखें तो ए का आंसर जो है चौथा हो जाएगा। तो आपका सीधे आंसर जो है बी हो जाएगा और सारा जो है
एलिमिनेट हो जाएगा। और आप यहाँ पे बताइए कि पोखरण 2 जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ, तो इसका मतलब थीम क्या था, और पोखरण 1 जो है किसके टाइम में आया था। नेक्स्ट वीडियो में या क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है कार्ल वोन क्लाजेविस्ट, हेराल्ड मैकिंडर, केनेथ वॉल्टेज, थॉमस सेलिंग। तो इनका देख लेते हैं कौन कौन सा सिद्धांत दिया या किस विचार से संबंधित है। तो पहला जो है कार्ल वोन क्लोजेविस्ट जो है वह युद्ध, इसका जो है तीसरा हो जाएगा युद्ध राजनीति को और तरीकों से जारी रखना। हेराल्ड मैकिंडर जो है केंद्र स्थल सिद्धांत से संबंधित है। केनेथ वॉल्टेज जो है वह संरचनात्मक यथार्थ से संबंधित है। थॉमस सेलिंग जो है कलह वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर देखिए आपको पता है कि जो केनेथ वॉल्टेज बहुत फेमस भी हैं, वह संरचनात्मक यथार्थवाद से संबंधित हैं, तो आप देखिए सी का जो चौथा हो जाएगा, तो आप सीधे डी और सी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा ए और बी। फिर उसके बाद जो है हेराल्ड मैकिंडर जो है केंद्र स्थल सिद्धांत से संबंधित है, तो बी का जो है पहला हो जाएगा। तो इस तरह आंसर जो है आपका सी ए हो जाएगा। आज के हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग दिसंबर और जून दिसंबर 2006 का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर ये पेपर डिस्कशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पसंद भी नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कुछ तो करिए आप लोग। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।